नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के रिवीजन के लिए एक अति महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों, जिसका हम लोग चैप्टर नंबर 8 मुगल वंश पढ़ रहे थे। उसमें दोस्त आज ये है भाग 2 मुगल वंश का। ये आज भाग 2 मैंने वीडियो लाया है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्वितीय अफगान वंश। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ आप सभी लोग यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x या तो 2.0x कर लें, ताकि मेरी जो वॉइस आप लोगों को स्लो आ रही है वो आप लोगों के अनुसार मिल सके। ठीक है, और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पे मिल सके। और शेयर करना दोस्तों कोई नहीं भूलेगा। ओके, चलिए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 मुगल वंश में द्वितीय अफगान वंश। इसमें है सूर वंश 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी। शेर शाह सूरी। सूर्यवंश में सबसे पहला दोस्तों कौन था? शेर शाह सूरी, 1540 से 1545 ईस्वी। शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी में बैजवाड़ा यानी होशियारपुर पंजाब में हुआ। कानूनगो के अनुसार शेर शाह का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद था। शेर शाह का पिता हसन खां सासाराम का एक छोटा सा जागीरदार था। हसन खां व फरीद के बीच मनमुटाव था, जिसे जमाल खान ने समझौता करके दूर करवाया था। आगे है दोस्तों, शेर शाह के पिता हसन खां ने जमाल खां के यहाँ नौकरी की। जब सिकंदर लोदी ने जमाल खां को जौनपुर भेजा तो हसन खां भी जौनपुर आ गया। जमाल खां ने हसन खां को सासाराम की जागीर प्रदान की। आगे है दोस्तों, शेर शाह सूरी का दादा इब्राहिम सूर अश्व व्यापारी था। शेर शाह का अपने पिता से मनमुटाव के कारण वह जौनपुर आ गया और प्रारंभिक शिक्षा यहाँ ही प्राप्त की। तदुपरांत वह सासाराम आया और उसके पिता हसन खां ने उन्हें सासाराम की जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों, मैं स्लो पढ़ रहा हूँ, इसका रीज़न मैं अपने पिछले जो वीडियोस हैं उसमें बता चुका हूँ कि गलतियाँ कम किया जाए, इस कारण जो है स्लो पढ़ा जाता है, ताकि त्रुटियाँ अगर कम होगी दोस्तों तो वीडियो सही रहेगा। ठीक है, एडिट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अपने अनुसार ही पढ़ते हैं। आप लोग प्लेबैक स्पीड बटन को दबाकर फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिएगा। ठीक है, आगे है दोस्तों, शेर शाह दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के पास आया, जिन्होंने शेर शाह को अपने पुत्र जमाल खां का शिक्षक नियुक्त किया। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी मोहम्मद शाह ने एक शेर मारने के कारण फरीद को शेर खां की उपाधि दी। 1528 ईस्वी में बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा दुद्दू बेगम ने शेर शाह को अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया। दुद्दू बेगम की मृत्यु के बाद शेर शाह ने दक्षिण बिहार का शासन हथिया लिया। आगे है दोस्तों, शेर खां ने चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से भाग लिया। उस समय उसने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से एक दिन मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबर ने हुमायूं को शेर शाह के बारे में पहले ही उसे चालाक अफगान कहकर सावधान रहने की चेतावनी दी थी। 1529 ईस्वी में शेर शाह ने महमूद लोदी की ओर से घाघरा के युद्ध में भाग लिया, किंतु पराजित हुआ। 1529 ईस्वी में ही शेर शाह ने बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर हजरत आला की उपाधि धारण की।
आगे है 1530 ईस्वी में चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह कर चुनार के शक्तिशाली किले पर अधिकार कर लिया। 1532 ईस्वी में शेर शाह ने दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी को हुमायूं के विरुद्ध सहायता दी। आगे दोस्तों, आगे है 1534 ईस्वी में शेर खां ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह को पराजित कर 13 लाख दिनार देने के लिए विवश किया। तेलियागढ़ी के युद्ध में शेर शाह के पुत्र इस्लाम शाह ने 1538 ईस्वी में मुगलों को परास्त किया था। आगे झारखंड में साहबगंज के पास स्थित तेलियागढ़ी को बंगाल की कुंजी यानी बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता था। आगे है चौसा के युद्ध 1539 ईस्वी एवं बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध 1540 ईस्वी में शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर 1540 ईस्वी में उत्तरी भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। चौसा विजय 1539 ईस्वी के पश्चात शेर खां ने सुल्तान आदिल या शेर शाह की उपाधि धारण की। आगे शेर शाह की विजय एवं साम्राज्य विस्तार। शेर शाह ने सर्वप्रथम 1540 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण करके लाहौर को जीता। शासक बनने के बाद 1541 ईस्वी में शेर शाह ने पश्चिमोत्तर में मुगलों के प्रति वफादार गक्करों को दमन किया तथा उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए पंजाब में झेलम के किनारे रोहतासगढ़ नामक किला बनवाया और हैबात खां व खवास खां के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना रखी। आगे है 1542 ईस्वी में बंगाल अभियान कर यहाँ के सूबेदार खिज्र खां के विद्रोह का दमन किया और बंगाल को 47 सरकारों में विभक्त किया तथा सभी सरकारों को अमीन ए बंगला नामक अधिकारी के अधीन किया। काजी फजीलात को प्रथम अमीन ए बंगला बनाया। ठीक है, फजीलात को क्या बनाया था दोस्तों? प्रथम अमीन ए बंगला बनाया। आगे है 1542 ईस्वी में मालवा एवं ग्वालियर के शासक मल्लू खां यानी कादिर खां को पराजित किया है। आगे 1543 ईस्वी में पंजाब के सूबेदार हैबत खां ने मुल्तान विजय की। हैबत को मनसद ए आला, क्या कहा जाता था दोस्तों? हैबत को मनसद ए आला की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, आगे मुल्तान में शेर शाह ने बलूची परंपरा का शासन स्थापित किया। 1543 ईस्वी में रायसीन के पूरनमल को पराजित किया। रायसीन में शेर शाह ने पूरनमल व अनेक राजपूत स्त्री बच्चों को विश्वासघात करके मार डाला। यह शेर शाह के चरित्र पर कलंक माना जाता है। इस घटना से शेर शाह के सेनापति कुतुब खां ने शर्मिंदा होकर आत्महत्या कर ली। आगे 1544 ईस्वी में मारवाड़ के मालदेव के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध यानी जैतारण पाली में जैता व कुंभा के नेतृत्व में राजपूत सेना ने शेर शाह के दांत खट्टे कर दिए। शेर शाह ने कूटनीति व धूर्तता से युद्ध जीता, लेकिन यह कहने को मजबूर हो गया कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो चुका था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है गिरी सुमेल के युद्ध में
बीकानेर के कल्याणमल एवं मेड़ता के वीरमदेव ने शेर शाह का सहयोग किया। शेर शाह ने मारवाड़ को छोड़कर अन्य राजपूत राजाओं को राज्य से वंचित नहीं किया। आगे 1545 ईस्वी में शेर शाह ने कालिंजर के शासक कीरत सिंह पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। कालिंजर शेर शाह की अंतिम विजय थी। कालिंजर आक्रमण के दौरान उक्का नामक प्रक्षेपास्त्र चलाते समय बारूद के ढेर में आग लग जाने से शेर शाह की मृत्यु हो गई। आगे शेर शाह व उसके पुत्र इस्लाम शाह ने युग के खलीफा की उपाधि धारण की तथा खलीफा की वैधता को स्वीकार नहीं किया। आगे है शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह 1545 से 1553 ईस्वी। शेर शाह का छोटा पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। इसे सलीम शाह भी कहा जाता है। इस्लाम शाह अपने तख्त पर जूते रखता था और दरबारियों से सिजदा एवं पैबोस कराता था। इस्लाम शाह के आदेशों को प्रत्येक जिले में प्रत्येक शुक्रवार को दरबार लगाकर सुनाया जाता, जहां अधिकारी आदेश पत्रों को काफ़ी दूर से आकर ग्रहण करते और सम्मान सहित सिरों पर रख कर उन्हें ले जाते थे। आगे है इस्लाम शाह ने अपनी सेना में महत्वपूर्ण सुधार किया और सेना में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया। यह प्रणाली बाद में मनसबदारी का आधार बनी। उसने अपनी घुड़सवार सेना को 50, 100, 200, 250 और 500 घुड़सवारों की टुकड़ियों में विभाजित किया। इस्लाम शाह ने सर्वप्रथम इस्लामिक कानूनों को लिखित स्वरूप प्रदान किया है। आगे इस्लाम शाह ने महदी शेख अलाई को मृत्यु दंड दिया और उत्तर पश्चिम में चिनाब नदी पर मानकोट किला बनवाया। आगे मालवा के सूबेदार सुजात खां एवं नियाजियों ने आजम हुमायूं के नेतृत्व में विद्रोह किया। मारवाड़ के मालदेव की पुत्री लाल बाई का विवाह जो है इस्लाम शाह के साथ हुआ। आगे है दोस्तों इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसका 12 वर्षीय पुत्र फिरोज शाह गद्दी पर बैठा, किंतु उसकी मामा क्षमा करिएगा दोस्तों, माता बोल दिए, उसके मामा मुबारिज खां ने उसकी हत्या कर दी। मुबारिज खां मोहम्मद आदिल शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। उसने रेवाड़ी के नमक विक्रेता हेमू यानी बक्काल को अपना वजीर नियुक्त किया। हेमू के पिता पूरनमल थे। हेमू को आदिल शाह ने विक्रमाजित की उपाधि दी थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों, विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। आगे है आदिल शाह नृत्य कला में पारंगत था, वह संगीत में भी निपुण था। उसने भक्त नामक संगीतज्ञ को मनसब एवं 1000 रुपये का इनाम दिया था। आदिल शाह के समय में अफगान साम्राज्य 4 भागों में विभक्त हो गया। आदिल शाह की राजधानी चुनार थी। ठीक है, आगे पंजाब, दिल्ली, आगरा या पंजाब सिकंदर शाह का था। ठीक है, दिल्ली आगरा जो था दोस्तों वह इब्राहिम शाह शासन कर रहा था, और आगरा से बिहार जो है दोस्तों आदिल शाह, और बंगाल पे जो था दोस्तों मोहम्मद शाह का था अधिकार। ठीक है, आगे देखते हैं। अफ़गानों की इस आपसी फूट का फ़ायदा जो है उठाकर हुमायूं ने मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर 1555 ईस्वी में दिल्ली पर पुनः मुगल सत्ता स्थापित कर दी। ठीक है, शेर शाह सूरी के बाद क्या सिकंदर शाह सूरी, इसको हरा दिया है उसने बुरी तरीके से।
फिर अधिकार अपना जमा लिया, मुगल वंश फिर से आ गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे शेर शाह का प्रशासन। ठीक है, आगे शेर शाह को साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। ठीक है, और दोस्तों इसी से मेरे को याद आया हराने से, तो ज़रा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि मुगल वंश का सबसे कायर मतलब एकदम डरपोक शासक कौन था। ठीक है, और एक तो सबसे मस्त मौला शासक कौन था जो एकदम मस्त रहता था, खूब पीता खाता था। ठीक है, वैसे उनके बारे में भी बताइएगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग कहते हैं शेर शाह का प्रशासन। शेर शाह को साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। शेर शाह ने कोई नई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं दी, बल्कि सल्तनत काल से चली आ रही प्रशासनिक व्यवस्था को ही सुधार कर उसे नवीन रूप प्रदान किया है। आगे डॉक्टर कानूनगो ने शेर शाह को अकबर से भी श्रेष्ठ रचनात्मक बुद्धि वाला और राष्ट्र निर्माता बताया है, जबकि डॉक्टर परमात्मा परमात्मा शरण व डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी के अनुसार शेर शाह व्यवस्था सुधारक था, मौलिक व्यवस्थापक नहीं था। केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, शासन की समस्त शक्तियां शेर शाह के हाथ में केंद्रित थी। मंत्री स्वयं निर्णय नहीं लेते थे, वे केवल आदेशों का पालन ही करते थे। सल्तनत काल की भांति केंद्रीय प्रशासन के 4 प्रमुख विभाग थे। पहला दीवाने वजारत, जो कि यह वित्त विभाग था, दीवाने वजारत। दूसरा दोस्तों दीवाने आरिज, ये सैन्य विभाग था, यह सेना के संगठन, रसद, भर्ती, नियंत्रण, सॉरी दोस्तों क्षमा करिएगा जबान फिसल गया, नियंत्रण होगा। ठीक है, नियंत्रण आदि की देख रेख करता था। परंतु देख रेख बोलिए चाहे देखभाल एक ही बात है। ठीक, आगे परंतु सैनिकों की भर्ती व सेनापति का काम जो है वो शेर शाह स्वयं करता था। ठीक है, आगे नंबर 3 दोस्तों दीवाने रसालत, यह विदेश मंत्रालय था। आगे है दीवाने इंसा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ लिया जाता है एग्जाम में दीवाने इंसा का अर्थ। तो यह विभाग का मंत्री शाही घोषणाओं व आज्ञाओं को लिखता था, दीवाने ईशा। ठीक है, याद रखिएगा। दीवाने काजी क्या था, न्याय विभाग का प्रमुख जो होता वह दीवाने बरीद गुप्तचर व डाक विभाग का प्रमुख होता था। नामक 2 अधिकारी जो होते थे वो भी मंत्री पद के समान थे। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दीवाने काजी जो है दोस्तों न्याय विभाग का प्रमुख होता था, वह दीवान बरीद जो होता था वह गुप्तचर व डाक विभाग का प्रमुख होता था। प्रमुख नामक 2 अधिकारी भी मंत्री पद के समान थे। ठीक है, ये लोग का भी जो पद था दोस्तों वो मंत्रियों से कम नहीं था। आगे देख लेते हैं, प्रांतीय शासन देख लेते हैं। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार शेर शाह के समय प्रांत नहीं थे, अपितु समस्त साम्राज्य जो है दोस्तों वह 47 सरकारों में बटा था। कितने में? 47 सरकारों में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 47 सरकारों में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे तो हमारा डॉक्टर कानूनगो का मत सही नहीं है। यह व्यवस्था सिर्फ बंगाल सूबे के लिए थी, जो कि प्रशासनिक सुविधाओं के लिए 47 सरकारों में बटा था। बंगाल के सूबे को सूबेदार के अधीन रखने के स्थान पर सरकारों में बांटकर केंद्र द्वारा नियुक्त सिकदारों के नियंत्रण में रखने का कारण बंगाल में बार बार होने वाले विद्रोह थे। ठीक है, आगे है सिकदारों की सहायता व उन पर नज़र रखने के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीन ए बंगला या अमीर ए बंगाल को नियुक्त किया। आगे बंगाल के अतिरिक्त शेष साम्राज्य इक्तों में बटा हुआ था। ये इक्ते जो है सूबों या प्रांतों के रूप ही थे। आगे हालांकि सभी इक्तों
में एक समान प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। पंजाब जैसे सूबे में सैनिक गवर्नर नियंत्रण रखते थे। इक्ता इक्ता के इक्ता के गवर्नर को हाकिम, फौजदार या मोमीन कहा जाता था। वे वे अपनी सैनिक टुकड़ी रखते थे तथा कानून व्यवस्था बनाए रखते थे। ठीक है दोस्तों, आगे है सरकार यानी जिलों का शासन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इक्ता जिलों का शासन, यही है ना टॉपिक। हाँ, इक्ता सरकारों में विभाजित थे। प्रत्येक सरकार में दो प्रमुख अधिकारी होते थे। पहला सिकदार ए सिकदारान यानी सैनिक अधिकारी। दूसरा मुसीफ ए मुसीफान यानी मुख्य मुसीफ यानी राजस्व अधिकारी जो होता था, मुसीफ ए मुसीफान। ठीक है, ये था नंबर। आगे है अब्बास अब्बास खां सरवानी के अनुसार 66 सरकारें थीं। सिकदार ए सिकदारान का कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना था। वह एक सैनिक अधिकारी भी होता था तथा फौजदारी न्याय के मामलों को देखता था, जहां बंगाल के मुख्य सिकदार केंद्र द्वारा नियुक्त होते थे। वहीं अन्य इक्ताओं के सिकदारों की नियुक्ति इक्तादार या फौजदार करते थे। ठीक है, आगे मुख्य मुंसिफ का कार्य राजस्व संग्रह, लेखा जोखा रखना व दीवानी मुकदमों का फैसला करना था। आगे है परगनों यानी तहसील का शासन। प्रत्येक सरकार 2 या 3 परगनों या सिक में विभाजित होता था। परगने तहसील या कस्बे में एक सिकदार, एक अमीन या आमिल मुसीफ, एक फौजदार यानी खजांची तथा फारसी व हिंदी के 2 कारकुन यानी लिपिक होते थे। आगे अब्बास खां सरवानी के अनुसार शेर शाह के साम्राज्य में परगनों की संख्या 1,13,000 थी। सिकदार का कार्य शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा मुसीफ का कार्य भूमि के नाप जोख व लगान वसूली में मदद करना था। आगे है मुसीफ परगने में दीवानी मुकदमों का निर्णय भी करता था। गांव प्रशासन, गांवों में चौकीदार, पटवारी तथा प्रधान को मुकद्दम कहते थे, मुकद्दम की मदद से प्रशासन चलाता था। शेर शाह ने ग्राम पंचायतों को उचित वैधानिक मान्यता भी दी थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ है, आगे है स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत के तहत गांव के मुखिया को गांव के अपराध का पता लगाने के लिए उत्तरदायी बनाया गया। वित्तीय भू राजस्व देख लिया जाए। राज्य की आय का मुख्य स्रोत जो है भूमि कर था, जिसे लगान कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, शेर शाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था। मुल्तान में बटाई प्रथा ही जारी रखी। भू राजस्व निर्धारित, एक सेकंड दोस्तों, बैटरी थोड़ा डाउन हो गया है। हाँ, तो कहाँ थे दोस्तों, यही था, मुल्तान में बटाई प्रथा भी जारी रखी, यहाँ तक हो चुका था शायद। हाँ, भू राजस्व निर्धारित करते समय अधिकारियों को उदार रहने के आदेश थे। क्या मतलब, काइंड रहेंगे वो लोग, लेकिन भू राजस्व को कठोरता से एकत्रित किया जाता था। ठीक है, आगे दोस्तों, भू राजस्व निर्धारण के लिए रई यानी रे अथवा फसल दरों की सूची तैयार करवाई। आगे कृषकों को
सरकार की ओर से भूमि का पट्टा दिया जाता था। किसान कबूलियत पत्र द्वारा कबूलियत पत्र द्वारा पट्टे को स्वीकार करता था, जिसमें किसान के उत्तरदायित्व व लगान की दर निश्चित होते थे। संपूर्ण साम्राज्य में मुल्तान को छोड़कर भू राजस्व उपज का 1/3 भाग होता था, जबकि मुल्तान में उपज का 1/4 हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था। आगे है दोस्तों, लगान के अतिरिक्त किसानों को भू राजस्व का 2.5% जरीमाना यानी सर्वेक्षण शुल्क एवं 5% महासिलाना कर संग्रह शुल्क नामक कर भी देने पड़ते थे। आगे है दोस्तों, अकाल व अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए शेरशाह जनहित के उपयोग हेतु 2.5% अनाज के रूप में लेता था अपने, जो बीमा फंड की भांति था। उपज के आधार पर भूमि का 3 भागों में वर्गीकरण किया: अच्छी, मध्यम और खराब यानी निकृष्ट भूमि। आगे है दोस्तों, भू राजस्व नगद या अनाज के रूप में लिया जाता था, लेकिन नगद भुगतान पर बल दिया जाता था। आगे है, शेरशाह ने भूमि के नाप के लिए सिकंदरी गज यानी 39 अंगुल या 32 इंच एवं सन की रस्सी का जरीब के रूप में प्रयोग किया। भूमि माप के समय शेरशाह ने सख्त आदेश दिया कि बुध यानी बोया हुआ क्षेत्र एवं नाबुद यानी अनबोया क्षेत्र या जिस क्षेत्र में फसल खराब हो गई है का ख्याल रखे। आगे है दोस्तों, शेरशाह ने अहमद खां के सहयोग से कृषि एवं बंजर भूमि का नाप कराया। लगान निर्धारण की 3 प्रणालियाँ थीं। पहला गल्ला बख्शी अथवा बटाई, दूसरा नस्क या मुक्ताई या कनकुत, तीसरा नगदी जब्ती या जमई। ठीक है, किसानों में जब्ती या जमई प्रणाली अधिक लोकप्रिय थी। शेरशाह के पद का दुरुपयोग व भ्रष्टाचार रोकने के लिए राजस्व अधिकारियों की प्रतिवर्ष या 2 वर्ष बाद स्थानांतरण की प्रथा शुरू की, लेकिन भ्रष्टाचार जारी रहा। ठीक है, आगे, स्थानीय आय कई प्रकार के करों यानी अबवाब से प्राप्त होती थी। वो राजस्व लेखा हिंदवी या हिंदुस्तानी एवं फारसी भाषाओं में लिखा जाता था, जिसे कागज ए खाम कहते थे। आगे, प्रशासन में हिंदवी भाषा का प्रयोग करना शेरशाह के व्यवहारिक ज्ञान का द्योतक है। मुद्रा, नई मुद्रा प्रचलन व करों की दरों में भी सुधार किया गया। शेरशाह के काल में 23 टकसालें थीं। शेरशाह ने पुराने मिश्रित धातु के सिक्कों के स्थान पर सोने, चांदी व तांबे के मानक सिक्के चलाए। सोने का दिनार अशरफ कहलाता था, जिसका वजन जो है 167 ग्रेन था। ठीक है, आगे है, शेरशाह ने चांदी का रुपया 180 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया है। चांदी के रुपये व तांबे के दाम में 1/64 का अनुपात था। टका नामक सिक्का भी चलाया था। पैसा नामक तांबे का सिक्का भी इसी ने चलाया था। उसने दाम के आधे चौथाई व 16वें भाग के सिक्के भी चलवाए थे। ठीक है, सिक्के के मामले में दोस्तों बहुत आगे था शेरशाह सूरी। आगे, रुपया नामक
रुपया नाम का सिक्का जो है दोस्तों सर्वप्रथम शेरशाह ने ही चलाया था। ठीक है, याद रखिएगा, जो हम लोग रुपया यूज करते हैं ना, उसका सबसे पहले सिक्का जो है ये शेरशाह सूरी ने ही चलाया है। आगे, इसमें 175 ग्रेड विशुद्ध चांदी होते थे। क्या होते थे दोस्तों? 175 ग्रेन विशुद्ध चांदी होते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। शेरशाह के रुपए के बारे में स्मिथ ने लिखा है कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। यह 1835 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भी चालू माना गया। ठीक है, मतलब उसकी जो वैलिडिटी थी उस समय तक भी थी। ठीक, आगे, शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम अरबी तथा देवनागरी लिपि में अंकित होता था। सिक्कों में अरबी के साथ नागरी लिपि प्रयोग करने वाला वह प्रथम मुस्लिम शासक था। शेरशाह के कुछ सिक्कों पर प्रथम 4 खलीफाओं के नाम भी मिलते हैं। ठीक है, आगे है कानून एवं न्याय व्यवस्था। आइए देख लेते हैं। शेरशाह न्यायप्रिय शासक था। उसने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की। वह बुधवार की शाम को स्वयं न्याय करता था। मुंसिफ मुंसिफ तथा मुंसिफ मुंसिफान मुंसिफ तथा मुंसिफान दीवानी मामलों का निर्णय करते थे, जबकि फौजदारी मुकदमों का निर्णय सिकदार व सिकदारान करते थे। गांव के मुकदमों का फैसला ग्राम पंचायतें करती थीं। न्याय व्यवस्था अत्यधिक कठोर थी। आगे, स्थानीय उत्तरदायित्व के तहत जो अधिकारी जिस क्षेत्र में नियुक्त होता देखें जिस क्षेत्र में नियुक्त होता था वहाँ शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व उसी पर होता था। चोर लुटेरों को पकड़ने की जिम्मेदारी भी उस क्षेत्र के अधिकारी या ग्राम मुखिया यानी चौधरी मुकद्दम की होती थी। चोर को ना पकड़ पाने की स्थिति में ग्राम मुखिया या अधिकारियों को जारी की गई। ठीक है, अधिकारियों को जारी की गई वस्तु की क्षतिपूर्ति, मतलब जो भी चोरी होता है, यहाँ चारी लिखा है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे त्रुटि है थोड़ा। चोरी की गई वस्तु की क्षतिपूर्ति करनी पड़ती थी। ठीक है, थोड़ा बुक में भी दोस्तों देखिए कभी कभी प्रिंटिंग गलत आता है, चाहे जितना भी अच्छा बुक हो कहीं ना कहीं तो गलती मिल ही जाता है अगर पढ़ेंगे आप सही से तो। चलिए आगे देखते हैं। शेरशाह की कानून व्यवस्था के बारे में अब्बास खां सरवानी ने तारीख ए शेरशाही में लिखा है कि एक बार एक वृद्ध स्त्री सिर पर स्वर्ण आभूषणों की गठरी लेकर निकल पड़ी, लेकिन किसी चोर की उसके पास पहुंचने की हिम्मत नहीं हुई। उसका कारण क्या था दोस्तों? चलिए देख लेते हैं, आगे आगे तो मिलेगा ही कारण। अब्बास खां सरवानी अकबर के शासनकाल में वाकिया नवीस थे। 1580 ईस्वी में मुगल काल में उन्होंने यह पुस्तक लिखी। शेरशाह ने दान ए लंगर यानी भोजनशाला की स्थापना कराई, जिसमें गरीबों को मुफ्त भोजन जो है फ्री में मुफ्त भोजन दिया जाता था। आगे देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं दोस्तों, ये मलिक मोहम्मद जायसी, और पद्मावत नामक रचना इन्हीं की थी। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, आएगा भी इसका। मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी हिंदी की उपबोली में पद्मावत, देखिए आया ना, पद्मावत की रचना शेरशाह के काल में 1540 ईस्वी में पूरी की थी। ठीक है, पद्मावत एक मूवी भी है दोस्तों, ज़रा आप लोग देख लीजिएगा, स्टोरी समझ में आएगा, मज़ा आएगा आप लोगों को, फिर इतिहास को समझने में और भी अच्छा लगेगा। ठीक, जो कहता है ना दोस्तों कि हमें हिस्ट्री नहीं समझ में आती है, तो वो प्लीज़ आप लोग इमेजिनेशन करके हिस्ट्री को पढ़िए। जब आप हिस्ट्री को पढ़ा करिए और जो भी टॉपिक दोस्तों पढ़ा करिए उसको अपने माइंड में इमेजिन करिए कि ऐसे 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 घटना हुई होगी।
जब एक बार आप इमेजिन करेंगे, एक बार आप फिर पढ़ेंगे, फिर दोबारा अगर आप इमेजिन करेंगे और फिर पढ़ेंगे तो गारंटी है दोस्तों आप लोगों को ज़रूर वो आएगा। ट्रिक आजमाइएगा दोस्तों, अगर ऐसा होता है आप लोगों के संग, और ज़रूर आप हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेरशाह ने दरिद्रों एवं अपाहिजों को गुजारा भत्ता दिया है। सैन्य व्यवस्था देख लेते हैं दोस्तों शेरशाह का। शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी की भांति हुलिया नोट करने व घोड़े दागने की प्रथा फिर शुरू की, ठीक है। आगे, सैनिकों को नगद वेतन व अधिकारियों को जागीर दी जाती थी। डाक चौकी व गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष पद पर दरोगाए डाक चौकी की नियुक्ति की। हिंदू ब्रह्मजीत गौड़ शेर शाह का सेनापति था। सड़कें सड़कें व सराय देख लेते हैं दोस्तों। शेर शाह ने सड़क निर्माण पर विशेष जोर दिया। उसके द्वारा बनाई गई 4 प्रसिद्ध सड़कें निम्नलिखित हैं। एक, बंगाल में सोनार गांव से लेकर दिल्ली, लाहौर और पंजाब में अटक तक। आधुनिक समय में यह ग्रांड ट्रक रोड कहलाती है। पहले इसे सड़क ए आजम कहा जाता था। दूसरा, आगरा से मांडू होते हुए बुरहानपुर तक। तीसरा, आगरा से जोधपुर होती हुई चित्तौड़ तक। और चौथा दोस्तों, लाहौर से मुल्तान तक, ठीक है। आगे है, शेर शाह ने 1700 सरायों का निर्माण कराया। इसमें हिंदू व मुस्लिमों के लिए अलग अलग रसोइयों की व्यवस्था होती थी। सराय का प्रमुख सिकदार होता था। आगे, सरायों के निर्माण से भटियारा नामक नवीन श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। ये सराय प्रत्येक 2 कोस 8 किलोमीटर पर निर्मित थी। कुल 1700, मतलब 1700 गुणे 8 यानी 13,600 किलोमीटर का मार्ग सराय की सुविधा युक्त था। शेर शाह ने स्थानीय अधिकारियों को, व्यापारियों और यात्रियों को आगे क्षति पहुंचाने और दुर्घटना में मरने वाले व्यापारियों को क्षति न पहुंचने के आदेश दिए। कानून गो ने इन सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा है। ये सराय द्रुत गति, मतलब बहुत मध्यम गति से डाक व सूचनाएं भेजने का कार्य भी करती थी। आगे दोस्तों स्थापत्य कला देख लेते हैं हम लोग। स्थापत्य कला बहुत ही है, चलिए थोड़ा है, छोटा, ज़्यादा नहीं, बड़ा नहीं है। शेर शाह ने अपनी जीवित रहते हुए ही सासाराम यानी जिला रोहतास बिहार में सोन नदी के तट पर अपना मकबरा बनवाया। यह मकबरा झील के मध्य है तथा चारों ओर पानी से घिरा है। यह मकबरा अष्टकोणीय है। शेर शाह के मकबरे के बाहरी भाग का डिज़ाइन मुस्लिम है, लेकिन इसकी आंतरिक सजावट हिंदू स्थापत्य से प्रभावित है। मतलब दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ का शेर शाह का जो मकबरा है वो हिंदू और मुस्लिम, मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों की संस्कृतियों का मेल है, ठीक है। यही इस लाइन का अर्थ है, मतलब दोनों का मेल उसे देखने को मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। कनिंघम ने शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है। शेर शाह एवं उसके पिता हसन खां सूर के सासाराम के मकबरे का वास्तुकार अलीवल खां था। कौन था? अलीवल खान, याद रखिएगा दोस्तों। आगे, कानून गो ने शेर शाह के मकबरे के बारे में कहा है, यह बाहर से मुस्लिम एवं अंदर से हिंदू था। किसने कहा है? कानून गो ने कहा है, ठीक है। क्या था? यह बाहर से मुस्लिम एवं अंदर से हिंदू था। आगे, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में झेलम नदी पर रोहतासगढ़ नामक किला बनवाया इसने। आगे है,
शेर शाह ने दिल्ली में दीन पनाह को तोड़कर पुराना किला बनवाया। पुराने किले के अंदर ही शेर मंडल नामक अष्टभुजाकार 3 मंजिला मंडल का निर्माण करवाया है। आगे दिल्ली में शेरगढ़ नगर या दिल्ली शेरशाही बसाया। यह छठी दिल्ली थी। इसमें लाल दरवाज़ा एवं खूनी दरवाज़ा है। कौन कौन सा? लाल दरवाज़ा एवं खूनी दरवाज़ा है। नोट: हुमायूं ने दीन पनाह नगर का नाम ही शेरगढ़ रखा। हुमायूं ने दीन पनाह नगर का निर्माण शुरू किया जो शेर शाह एवं इस्लाम शाह ने पूरा किया है। आगे शेर शाह सूरी ने इसका नाम शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही रखा। इसे वर्तमान में पुराना किला कहा जाता है। यही दिल्ली का छठा नगर या शहर था। किला आगे किला कुहना मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी ने 1542 ईस्वी में दिल्ली में पुराने किले के अंदर कराया। शेर शाह ने पटना नगर बसाया। पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। ठीक है। कन्नौज नगर को नष्ट कर शेरसूर बसाया है। कानूनगो ने शेर शाह को धूल में खिलाफुल कहा था। अब्बास खां ने शेर शाह की प्रशंसा करते हुए कहा है कि बुद्धिमत्ता व अनुभव में वह दूसरा हैदर था। आगे दोस्तों व्यापार देख लेते हैं। शेर शाह ने प्रत्येक प्रांत, जिले व मार्ग में लगने वाली चुंगी को हटाकर केवल 2 चुंगियाँ लगाई। एक राज्य में व्यापारिक वस्तुओं के प्रवेश करते समय तथा दूसरी उसकी बिक्री के समय। राज्य के अंदर चुंगी वसूलने के स्थान बंद करने से व्यापार में वृद्धि हुई। 2.5% सीमा शुल्क बंगाल एवं सिंधु तट से ही वसूला गया। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा शेर शाह वाला जो टॉपिक है वो हमारा आज ख़त्म होता है। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग इसके बाद अकबर को पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने दोस्तों अपने इस वीडियो में हुमायूं और बाबर को पढ़ लिए, अब हम लोग अकबर को पढ़ा जाएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको सही टाइम पे मिल सके। और शेयर करना दोस्तों आप लोग नहीं भूलेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए दोस्तों, खूब पढ़ते रहिए। बाय बाय।